नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेट्स इट इजी पर। आज हम 10th क्लास NCERT सब्जेक्ट सोशल साइंस उसका भाग जो है आर्थिक विकास की समझ यानी कि इकोनॉमिक्स जो उसका पार्ट है, आज उसको स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम बड़ा डिटेल में NCERT से भी ऊपर उठ करके जितनी बातें आपकी NCERT की बुक में लिखी हुई हैं उनसे भी एक मैं कह सकता हूं कि उच्च स्तर का लेवल, उच्च स्तर का जो आपको कंटेंट यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। तो बड़ा जीरो से इसको समझेंगे, क्या इकोनॉमिक्स है, किस प्रकार आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स उस इकोनॉमिक्स से डाले गए हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लगाते, शुरू करते हैं आज का ये लेसन। इसमें हम पढ़ेंगे आज आर्थिक विकास की समझ। आपकी बुक है 10th क्लास में इकोनॉमिक्स पार्ट की जो बुक है वो आज हम शुरू करेंगे। और उसका चैप्टर जो फर्स्ट है विकास, उसी की कुछ इंट्रो में आपको दूंगा, इंट्रोडक्शन या उसकी जो भूमिका है या एक हिसाब से प्रस्तावना उसकी क्या है, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सीधा मैं चैप्टर नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको इतना सारा करवाना है ताकि आपको जो गाइड आती हैं आजकल स्कूलों के अंदर वो उठाने की जरूरत ना पड़े। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको तुरंत उसका जवाब पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। जो बच्चे NCERT का सिलेबस नहीं जानते क्या होता है, तो आप अपनी बुक के पीछे देख सकते हैं। बुक के पीछे लिखा मिलेगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो उसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके सिलेबस में 4 पार्ट होते हैं, उनमें से एक है इकोनॉमिक्स। पहले इसका मैं इंग्लिश में अर्थ समझा देता हूं। इंग्लिश में 2 शब्द और ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्द हैं, जिसमें पहला शब्द आता है इको और दूसरा शब्द आता है नोमोस। हिंदी में भी लिख देता हूं, इको और नोमोस। 2 शब्द आपके पास, एक आपका इको और दूसरा आपका, आप देख सकते हैं, नोमोस। एक आपका इको और दूसरा आपका नोमोस। तो 2 शब्दों से मिलके बना है और दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इको का अर्थ यहाँ पे होम से लिया गया है। इको का मतलब क्या होता है कि होम यानी कि आपका घर, घरेलू जो चीजें होती हैं। और नोमोस का अर्थ होता है अकाउंट। वैसे परिभाषा बड़ी विस्तृत है इसकी, लेकिन बड़े स्तर पे नहीं जाता मैं। जो आपके काम की चीजें हैं उन्हीं के ऊपर मैं काम करूंगा। आप 10th क्लास में हैं तो आप 10th के हिसाब से ही पढ़िए, आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो सब्जेक्ट इतने बड़े बड़े हैं जिनको आप कवर अप नहीं कर सकते। 1 साल के अंदर आपके सिलेबस में इतनी चीजें डाली जाती है कि आप उनको आहिस्ता से आराम से कंसेप्ट वाइज उसको पढ़ लें। इतनी चीजें NCERT द्वारा डाली गई हैं। तो जितनी डाली गई हैं, थोड़ा सा जितनी और एडिशनल हो सकती हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन इस प्रकार से करेंगे। उससे पहले थोड़ा बता देता हूं, इससे पहले मैं 12th क्लास को स्पेशल इकोनॉमिक्स पढ़ाता रहा हूं स्कूलों के अंदर। और अभी जो पिछले एग्जाम हुए थे उन पिछले एग्जाम के अंदर मेरे बैच में हाईएस्ट जो मार्क्स आए हैं बच्चों के, वो 96 आउट ऑफ 100 आए हैं। 96 आउट ऑफ 100। जो बच्चे इसको देखेंगे वो बता भी सकते हैं, कमेंट करना अगर वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी कहीं पास आउट हो चुके हैं अब तो, लेकिन अगर कहीं फिर भी देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमारे इतने नंबर आए थे और आपने ही पढ़ाया था। ठीक है। तो मेरे बैच में यानी कि मेरी क्लास में, मेरी +2 क्लास में जितने बच्चे रहे सबके नंबर 90 प्लस तो आए, सबके नंबर 90 प्लस रहे थे।
तो आप उम्मीद रख सकते हैं इतनी कि आपके भी आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जितनी मेहनत करवाऊंगा उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो दो शब्द हो गए आपके पास, एक इको, दूसरा आपका नोमोस। तो इनके अर्थ भी हो गए, ठीक है ना। इको का मतलब यहाँ पे हो गया होम से ले लिया, और नोमोस का अर्थ हो गया यहाँ पे अकाउंट, यानी कि जो आपकी घरेलू चीजें संबंधी होती हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। उसमें आपका आता है सबसे पहले उत्पादन, उत्पादन आता है, उसका फिर वितरण होता है, बताऊंगा आगे इन शब्दों को, सभी को एक्सप्लेन करूंगा। और फिर होती है जी खपत, खपत। ये तीन चीजें चलेंगी आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर ये तीन शब्द आप समझ जाते हैं तो पूरी इकोनॉमिक्स को आप समझ लेते हैं, चाहे ये छोटे स्तर पे रही हो चाहे ये बड़ी स्तर पे रही हो। फिर आगे दो सेक्शन में बांट दिया जाता है, इसको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स करके भी पढ़ाया जाता है। वो बाद की बात है जब आप 12th क्लास के लिए पढ़ते हैं, कॉमर्स लाइन में जाते हैं, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से भी आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को रखते हैं, तब ये विषय आपके सामने आता है। अन्यथा ये तीन वर्ड समझ लीजिए, उत्पादन, वितरण और खपत। उत्पादन, वितरण और खपत, ये तीन शब्दों में ही पूरी इकोनॉमिक्स आ जाएगी। अब इसका मैं हिंदी में आपको समझा देता हूं। आई होप आपने इतना इसको अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए, तो हिंदी में भी मैं थोड़ा सा आपको प्रयास करूंगा समझाने का, वही अर्थ सेम जो अभी मैंने बताया। यहां पे देखिए, अगर इसका मैं हिंदी मीनिंग कर दूं, अब हिंदी मीनिंग इसका अर्थशास्त्र हो जाता है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और दूसरा शब्द है शास्त्र। देखिए, अर्थ का मतलब होता है धन, धन मतलब पैसा, ठीक है, रुपया, जो भी करेंसी, जो भी कुछ मुद्रा है या कुछ भी धन। अर्थ का मतलब होता है धन, संस्कृत का शब्द है, ठीक है। और शास्त्र, शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना, यानी कि उन सभी मदों का अध्ययन करना जो किस से रिलेटेड हो, धन से, धन से संबंधित, धन से संबंधित सभी मदों का या सभी विषयों का अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है, आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। इतनी बात समझ लीजिए। इंग्लिश में मैंने बताया ग्रीक भाषा से शब्द लिया गए हैं इको और नोमोस, ऐसे ही हिंदी में जब इसका अर्थ करते हैं तो संस्कृत भाषा से शब्द है अर्थशास्त्र, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है उसका अध्ययन करना, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपनी लेसन की ओर। आप ज्यादा इसको नहीं करते, इतना काफी होगा। बीच बीच में जहां आएगी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता चलूंगा। इसको आप इतना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके काम आने वाला लेक्चर है। लेक्चर सभी काम आने वाले हैं, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं एक बार अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो आप फिर और कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि कंटेंट सही सही और अच्छे तरीके से आपके सामने आएगा, इसकी गारंटी देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, आपने एक चीज पढ़नी है इसमें कि आर्थिक विकास की समझ, आपकी बुक भी है ना, आर्थिक विकास की समझ। तो बुक में सारे चैप्टर जो हैं वो आपको इसी बात से जो है रिलेट करके दिए गए हैं कि आप पढ़िए। देखो, आर्थिक, आर्थिक मतलब धन संबंधी, धन संबंधी और विकास, इस पे मैं विशेष चर्चा करूंगा, ठीक है ना। धन संबंधी जो विकास है, धन संबंधी जो डेवलपमेंट है, उसकी समझ पैदा करनी आपने अपने माइंड के अंदर। इसीलिए ये अलग से एक बुक इकोनॉमिक्स पार्ट दिया गया है कि सिर्फ आपने समझ पैदा करनी है, और समझ पैदा अच्छे से करेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए, इसको मैं चर्चा कर लेता हूं इसके विषय में कि ये विकास के, आर्थिक आप समझ गए होंगे क्योंकि अर्थशास्त्र मैंने समझा दिया है। आर्थिक मतलब धन संबंधी या मतलब धन के रूप में, ठीक है, या फिर धन के रूप में जो डेवलपमेंट होनी है, आर्थिक विकास उसको कहा जाता है। लेकिन विकास क्या है, विकास, हम विकास पे चर्चा करेंगे, आप इसको लिख लेना, मैं बड़े अच्छे से इसको लिखवाने वाला हूं। विकास क्या है,
पहले इसको मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। विकास, ठीक है, विकास क्या है? एक प्रक्रिया है। विकास एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके याद भी हो जाएगी, आपके याद भी हो जाएगी, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक हम निकालते हैं, अभी निकाल के भी दिखाएंगे, शुद्ध प्रति व्यक्ति आय। शुद्ध प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो होती है, ठीक है, नेट पर कैपिटा इनकम, वो उसमें क्या होती है, आय में जब वृद्धि होती है, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, वृद्धि के साथ साथ, वृद्धि के साथ साथ, वृद्धि के साथ साथ, आपको ये बुक में नहीं मिलेगी, कहीं भी आप ढूंढ लेना, ठीक है, क्योंकि ये खुद बैठ के लिखी और आपको बिल्कुल ये कहते कि बना बनाया जो है वो परोसा जा रहा है ना, तो इसको लिख लीजिएगा। के साथ साथ क्या हो, असमानता, असमानता, गरीबी, असमानता, गरीबी, और क्या आता है, निरक्षरता, निरक्षरता, गरीबी, निरक्षरता, और क्या आता है भाई, बीमारी, हाँ बीमारी भी लिखेंगे। तो बीमारी में क्या आती है, में कमी आ जाती है, में कमी, में कमी आना, या कमी भी आए, कमी भी आती है, ये लिख लेंगे, ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। कमी भी आती है, कमी भी आती है, और दूसरे शब्दों में अगर कहें हम, अर्थात, अर्थात, ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहें अर्थात, लोगों के, जो लोग होते हैं किसी भी देश के, लोगों के आर्थिक, आर्थिक वही कि पैसे संबंधी, धन संबंधी है ना, आर्थिक जीवन में, आर्थिक जीवन में क्या आ जाए, सुधार आ जाए, सुधार हो, आर्थिक जीवन में क्या हो, सुधार हो, और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। इतना आप लिख लेंगे ना, तो आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि विकास क्या है। अपने लिए भी लिख सकते हैं, हमें पता ही नहीं होता। देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम देखना आप, चैप्टर का नाम है विकास, चैप्टर का नाम है विकास, और हमें विकास का ही अर्थ पता ना हो तो चैप्टर में है क्या फिर। तो सबसे पहले क्या है कि जो टाइटल है चैप्टर का, चैप्टर का जो नाम है वो तो हमें क्लियर हो, कम से कम उसका तो पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो विकास क्या है, विकास एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आए। अब इसको अंडरलाइन और कर लेना, इसको भी करेंगे हम, जो जो वर्ड आते जाएंगे मैं आपको करवाता जाऊंगा, ठीक है। शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ असमानता, देखो उसकी आय में तो वृद्धि हो ही, कोई भी देश है ना, जब उसके लोगों की इनकम बढ़ती है, जब उसके इनकम बढ़ती है तो वो तो विकास है ही, लेकिन उसके साथ साथ असमानता, उस देश से असमानता भी कम हो जाए, छोटा बड़ा ये सब चीजें खत्म हो जाएं या कम हो जाएं, कम होती जाएं, गरीबी दूर होती जाए, लोग पढ़ लिख जाएं, शिक्षा आती जाए, निरक्षरता कम हो, यानी कि कोई अनपढ़ ना रहे, अनपढ़ता कम हो, बीमारी कम आए उस देश में, बीमार लोग कम हो, तो ये इसमें भी क्या आती है, कमी आती है।
तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक रूप से कहें तो प्रति व्यक्ति की जो आय है वो तो बढ़ती ही है, साथ में वहां के लोगों की असमानता, गरीबी, निरक्षरता, बीमारी, ये सब भी दूर हो जाए या फिर उनमें कमी आ जाती है, ऐसी एक प्रक्रिया है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो, लोगों के पास पैसा हो, ठीक है ना, तो लोगों के जीवन में क्या हो, सुधार हो जाए और उनका जीवन स्तर भी ऊंचा हो जाए। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विकास हम कहेंगे। तो शायद आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि विकास है क्या। ठीक है, तो विकास है क्या, विकास एक प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आए, जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति कितना कमा रहा है उस देश का ना, उसमें वृद्धि हो, हर व्यक्ति के कमाने में वृद्धि हो, और उसके साथ साथ असमानता, गरीबी, निरक्षरता, बीमारी में भी कमी आए, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो जाए और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, तो वहां उसको, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विकास हम कहेंगे। तो इतनी बात शायद आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इस चैप्टर में बढ़ते हैं अब। तो एक अंडरलाइन करवाया था मैंने अभी कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को देश के स्तर पर या फिर कहें कि अपने कंट्री लेवल पे पढ़ने के बजाय या राज्य लेवल पे पढ़ने के बजाय, मैं सबसे पहले मानता हूं कि आप अपने परिवार के लेवल पे समझिए इसको। मान लो आपके परिवार में कुल सदस्य हैं 10, आपके परिवार में कुल सदस्य हैं 10 और वो कमा के कितना लाते हैं, कुल सदस्य हैं 10 कितने हैं, कुल सदस्य, और कमा के लाते हैं, आय है उनकी 100 रुपए, 100 रुपए क्या है, आय है। तो अगर एक व्यक्ति की आय देखनी हो तो जितने कुल जनसंख्या है, या इसको मान के चलते हैं जितने आपके कुल सदस्य हैं, कितने हैं, 10, यानी कि जितने भी लोग हैं चाहे वो कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, उस बात से लेना देना नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो आएंगे नीचे, ठीक है ना, और जितना कमा रहे हैं वो आएंगे ऊपर, तो कमा रहे हैं कितना, 100, कितने लोग कमा रहे हैं, 10, ठीक है, मतलब कुल जनसंख्या, कमा नहीं रहे लेकिन है इतने, ठीक है, कमा मान लो 2 ही रहे हैं उनमें से, या 4 कमा रहे हैं, लेकिन जब देखेंगे तो सब की निकल के आएगी, तो 10 से काटेंगे तो हमारे पास 10, यानी कि 10 आदमी हैं तो 10-10 रुपए कमा रहे हैं, वो हर आदमी 10 रुपए कमा रहा है, तब 100 रुपए कमाए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया परिवार के आधार पे। अब इसको परिवार के आधार पे तो हम निकालते नहीं, है ना, इसको निकालते हम राष्ट्र के स्तर पे। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर में क्या हो जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, कुल राष्ट्रीय आय, किसी भी देश की कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय बटे में उस देश की कुल जनसंख्या, आय में क्या हो जाएगा, उस देश की कुल जनसंख्या, ठीक है। तो मान लो अगर कुल राष्ट्रीय आय 10,000 रुपए है, मान के चलो 10,000 रुपए है, और कुल जनसंख्या मान लो 100 है, ठीक है, कुल जनसंख्या मान लो 100 है या 1000 है, ठीक है, तो इसको अगर 3 0 से 3 0 काटेंगे, बचा कितना, 10, तो ये क्या हो जाएगा, जो 10 रुपए हैं वो प्रति व्यक्ति आय हमारी हो जाएगी, मान के ऐसा चले हम। तो फॉर्मूला सेम रहेगा हर समय जब प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो, कुल राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी आपके बार बार काम आएगा। इतना आप शायद समझ चुके होंगे। आगे हम अपना विषय बढ़ाते हैं आगे की तरफ। तो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको
यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखो कौन नहीं चाहता कि मेरी इनकम बढ़े, ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये चाहेगा कि मेरी इनकम हमेशा कम रहे। हम देखो ये हमारे अंदर धारणा होती ही होती है, चाहे कोई भी व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरी इनकम बढ़े। आज मैं 10 रुपए कमा रहा हूं तो कल मैं 15 कमाऊं, फिर मैं 20 भी कमाऊं, ठीक है, फिर मैं 25 कमाऊं, ऐसे करके जो है हम ये धारणा हमारे मन में रहती है। हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, आकांक्षाएं बढ़ती हैं, हम कमाना और चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को, है ना, अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये विकास को इंगित करती हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने मन में धारणा क्या है हमारे कि हम क्या चाहते हैं, हम चाह रहे हैं जी विकास, यही विकास है। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है तो आप उसको समझ चुके होंगे। तो इसी तरह के विचार रखते हैं और फिर हम अपने जब विचार बढ़ जाते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारे देश को और कमाना चाहिए, हमारा अमीर देश होना चाहिए, दूसरे भी तो अमीर देश हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस लेसन में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि हर एक आदमी के लिए विकास की जो धारणा है वो अलग अलग रूप से किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। यानी कि एक बात ये कह लें कि मान लो मेरे पास जो चीज नहीं है, मुझे तो उसी की नीड होगी और मैं उसी के लिए काम करूंगा, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी वो चीज है तो वो उसी के लिए बार बार क्यों मेहनत करेगा, उसके लिए विकास की धारणा अलग हो जाएगी। और मान लो मैं जो चीज चाहता हूं मेरे लिए जो फायदेमंद हो, क्या पता वो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो, और मेरा तो हो गया विकास लेकिन अगले का उसका तो नहीं हुआ ना। तो ये क्या चीजें, यही सारे कंसेप्ट हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं कि क्या जो एक के लिए विकास है क्या दूसरे के लिए विकास है, क्या ऐसा है या सदा ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। या फिर ये कहें कि हर एक आदमी का विकास का अपनी एक धारणा है, हर कोई अपना एक अलग रूप से विकास चाहता है, ठीक है। कोई किसी प्रकार से चाहता है तो कोई किसी प्रकार से चाहता है, कोई पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है तो कोई यहीं पे पढ़ाई करना चाहता है, उसके लिए यहीं तक ही सीमित हो, ठीक है, उसकी धारणा यहीं तक की सीमित हो। कुछ लोकतांत्रिक रूप से, कुछ राजनीतिक रूप से, ठीक है। तो इन भावनाओं से या इन माध्यमों से लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक या फिर हम कह ले कि राजनीतिक रूप से, ठीक है, राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से हम इन आकांक्षाओं को पूरा अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उन सभी टॉपिक्स जो हैं वो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए आप इसी को पढ़िए, एक बार अपना चैप्टर रीड कर लीजिए, फिर मेरे साथ आप दोबारा पढ़िए। बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो बुक से आप अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो भी देख सकते हैं और अपनी कॉपी में जैसा लिख लेंगे, गारंटी देता हूँ ये भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए हमें, और क्या इम्प्रूवमेंट और चाहिए वो भी हमें बताइए। और आपके कमेंट्स देख के सच में मोटिवेट होता हूँ। टीचर और भी हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो भी आ रहे हैं। आज जैसे एसएसटी शुरू हुई ऐसे ही साइंस शुरू होगी, ऐसे ही अलग अलग विषय सभी आपके बीच में लेके आएंगे। हमारा मकसद हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना है, हर उस बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना है जो किन्हीं कारणों से, आर्थिक कारणों से या फिर सामाजिक कारणों से, जिस भी प्रकार से वो शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए या शिक्षा उस तक नहीं पहुंच पाई, तो हम उस गैप को जो है ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। और आपका जो ये स्नेह और प्रेम हमें मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी और अपने मित्रों को, अपने आसपास के बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़ें, ये भी मैं आपसे आग्रह करता हूं ताकि हर किसी का भला हो सके। फ्री में ट्यूशन आपको मिल रही है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इतना ही कहूँगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।